तो दोस्तों जोकर फोलियो 2 यानी सिंपल भाषा में जोकर 2 2 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज हो चुकी है। फिलहाल तो ये मूवी इंग्लिश में रिलीज की गई है, लेकिन हिंदी में ये मूवी रिलीज की जाएगी 4 अक्टूबर यानी फ्राइडे। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी हिंदी में देखनी है तो यू हैव टू वेट फॉर 4 अक्टूबर। लेकिन जिस तरह के रिव्यू इस मूवी के बारे में आ रहे हैं उसे देखकर आई डोंट थिंक पीपल विल चूज टू वॉच दिस मूवी इन थिएटर, क्योंकि जिसने भी ये मूवी देखी है वो या तो ये मूवी देखते वक्त सो गया है या फिर एक कंफ्यूज सिचुएशन में होगा कि ये मूवी सच में इतनी खराब है या फिर ये कोई एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, कोई डीप मीनिंगफुल मूवी है जो सिर्फ मुझे ही समझ में नहीं आई। तो चलिए यही जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दिस इज श्रीकांत एंड यू आर वाचिंग CSR मूवीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। इस मूवी की स्टोरी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पर पहली मूवी खत्म होती है, यानी कि जोकर जब नेशनल टीवी पर अपने आइडल कॉमेडियन और टीवी होस्ट मरी फ्रैंकलिन की सिर में गोली मारकर हत्या कर देता है, खून कर देता है और उसके बाद जोकर को गिरफ्तार किया जाता है और उसे अरकाम के असाइलम में भेजा जाता है, उसे वहां पर रखा जाता है जो कि बेसिकली एक हॉस्पिटल होता है साइकोटिक क्रिमिनल्स के लिए जो मेंटली इल होते हैं। और यही से इस मूवी की शुरुआत होती है। ये मूवी बेसिकली आर्थर फ्लेक एके जोकर ने किए हुए मर्डर के ट्रायल की कहानी है और इस ट्रायल के बीच उसकी मुलाकात होती है ली क्विन जो DC कॉमिक्स में हार्ले क्विन के नाम से फेमस है और वो आइडलाइज करती है जोकर को। वो जोकर को कन्विंस कराती है कि वो कैसे उसी के जैसी है, समाज से पीड़ित एक लड़की जिसे हमेशा इग्नोर किया गया है, जिसने उनके बाप को मार दिया है और उसकी माँ उसे पागल समझती है। और फिर दोनों की पागलपन से भरपूर रोमांटिक म्यूजिकल लव स्टोरी शुरू होती है जिसे नाम दिया गया है फॉली एडू, जिसका फ्रेंच में लिटिल मीनिंग होता है मैडनेस ऑफ टू। तो दोस्तों एक तरफ होती है आर्थर की लॉयर जिसे प्रूव करना होता है कि आर्थर एक मेंटली इल पर्सन है और जितने भी मर्डर्स उसने किए हैं वो उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी यानी जोकर की वजह से हुए हैं। और दूसरी तरफ होती है ली क्विन जिसे जोकर से ऑब्सेशन होता है, जो आर्थर के अंदर छुपे हुए जोकर को हमेशा बाहर लाने की कोशिश करती है, जिससे आर्थर से कुछ भी लेना देना नहीं होता। और इसी बीच इस कोर्ट ट्रायल की कहानी आगे बढ़ती जाती है और यही इस मूवी का बेसिक प्लॉट है, बेसिक स्टोरी है। दोस्तों अब आते हैं इस मूवी की डायरेक्शन और परफॉर्मेंसेस की तरफ। तो दोस्तों पहली जोकर मूवी जिन्होंने डायरेक्ट की थी उन्होंने यानी टॉड फिलिप्स ने ही इस मूवी को भी डायरेक्ट किया है। हम सब इस मूवी का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जोकर नाम का ये मैनिपुलेटिव अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर वाला कैरेक्टर अपने आप में एक मूवी है जिसकी शुरुआत की थी लेजेंडरी हीथ लेजर ने और उनके परफॉर्मेंस में। वैसे बताना चाहूंगा कि हीथ लेजर से पहले भी एक एक्टर ने DC का ये आइकॉनिक सुपर विलन का कैरेक्टर प्ले किया था और हीथ लेजर से पहले जिन्होंने जोकर के इस आइकॉनिक कैरेक्टर को प्ले किया था उनका नाम था जैक निकोलसन या फिर जॉन निकोलसन। उन्होंने 1989 में टिम बर्टन की बैटमैन इस मूवी में जोकर का ये कैरेक्टर प्ले किया था और उनका परफॉर्मेंस भी काफी बेहतरीन था। लेकिन हीथ लेजर ने इस जोकर के कैरेक्टर को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। उन्होंने इस साइको जोकर के किरदार में इस कदर जादू थी, उसे इतना आइकॉनिक बना दिया था कि सामने अमेरिकन साइको होने के बावजूद यानी क्रिश्चियन बेल होने के बावजूद चर्चा हो रहे थे तो सिर्फ जोकर यानी हीथ लेजर थे। दुनिया भर के सिनेमा में उस कैरेक्टर की अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग रिस्पेक्ट है। और दोस्तों ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर को फिर एक बार कोई अपने अलग अंदाज में रिस्पेक्टफुल बना पाएगा इसकी गुंजाइश बहुत कम थी। सुसाइड स्क्वाड में वो कोशिश एक बार जेरार्ड लेटो ने की थी, लेकिन वो हीथ लेजर के आसपास नहीं पहुंच पाए। उनका परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छा था, लेकिन हीथ लेजर के जोकर के बराबर वो नहीं पहुंच पाया। लेकिन फिर टॉड फिलिप्स नाम के इस डायरेक्टर ने जोकर को एक नए अलग अंदाज में दिखाने का चैलेंज उठाया। वैसे तो मिस्टर फिलिप्स जाने जाते हैं उनकी डार्क कॉमेडी मूवीज के लिए, जैसे कि ओल्ड स्कूल, रोड ट्रिप, हैंगओवर मूवी की सीरीज और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की ड्यूनेट। लेकिन दोस्तों मिस्टर टॉड फिलिप्स ने इस बार जोकर नाम की इस मूवी से साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर में कदम रखने का सोचा और जोकर के लीड रोल में लीड कैरेक्टर में कास्ट किया गया वाकिन फीनिक्स को, जो कि मशहूर है ऐसे ही डार्क, अनकन्वेंशनल और अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर प्ले करने के लिए। तो दोस्तों ये मूवी 2019 में फाइनली रिलीज की गई और उसके बाद जो हुआ वो एक मिस्ट्री थी। टॉड फिलिप्स ने वो करके दिखाया जिसकी गुंजाइश ना के बराबर थी। इस मूवी का डायरेक्शन, स्टोरी
वॉकिंग फिनिक्स की बढ़िया एक्टिंग, सब कुछ लोगों को इतना पसंद आया, लोगों के दिलों को इतना छू गया कि लोग जोकर के इस कैरेक्टर से सिंपैथाइज करने लगे। ये पहली ऐसी आर रेटेड मूवी बनी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1 बिलियन यूएसडी का बिजनेस किया था, जो अब तक कायम था, लेकिन इसी साल रिलीज हुई डेडपूल एंड वुल्वरीन ने अब वो तोड़ दिया है। वॉकिंग फिनिक्स को उनके जोकर के आउटस्टैंडिंग पोर्ट्रेट के लिए ऑस्कर के साथ साथ गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा से भी सम्मानित किया गया। जितना प्यार लोगों ने हेथ लेजर के जोकर को दिया था, जो रिस्पेक्ट उन्होंने उस जोकर को दी थी, वही रिस्पेक्ट और वही प्यार उन्होंने वॉकिंग फिनिक्स के जोकर को दी। लेकिन ये मूवी सिर्फ वॉकिंग फिनिक्स के परफॉर्मेंस पर नहीं चलेगी। इस मूवी के सक्सेस में जितना कंट्रीब्यूशन वॉकिंग फिनिक्स के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का था, उतना ही कंट्रीब्यूशन टॉड फिलिप्स की स्टोरी, उनके स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन का भी था। और दोस्तों, यही गलती हुई जोकर फॉलिंग के साथ। इस मूवी में वॉकिंग फिनिक्स का परफॉर्मेंस डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग था, वो उतना ही अच्छा था जितना उन्होंने जोकर में दिया था। बल्कि मैं ये कहूंगा कि वो एक कदम जाके और भी मैच्योर हो गया था। लेकिन टॉड फिलिप्स स्टोरी और डायरेक्शन में इस बार कई बार बैकफुट में रह गए, वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए। और दोस्तों, इसी वजह से पहली जोकर मूवी ने जो लेगेसी बनाई थी, ये मूवी उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाएगी। लोगों को पसंद है एक केओटिक अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर वाला जोकर, जो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन इस मूवी में लोगों को कुछ और ही देखने को मिला। डीसी के कॉमिक्स में जोकर को हमेशा से ही हार्ली क्विन को मैनिपुलेट करते हुए दिखाया गया है, ताकि उसका विक्टिम बनते हुए। लेकिन इस मूवी में हार्ली क्विन ही हमेशा जोकर को मैनिपुलेट करते नजर आती है, एंड व्हिच फील्स डिसअपॉइंटिंग टू मेनी पीपल। और ऊपर से टॉड फिलिप्स ने इस बार एक म्यूजिकल साइकोलॉजिकल ड्रामा पेश करने की कोशिश की, जो कि अपने आप में एक बोल्ड स्टेप था। और शायद इसी वजह से ये मूवी अपने ओरिजिनल टच को खो देती है। क्योंकि क्या हो रहा था, जब कभी भी लगता था कि जोकर अब ऐसा कुछ करेगा जिससे हमारे होश उड़ जाएंगे, उसके दूसरे ही मोमेंट में वो और हार्ली क्विन गाना गाने लग जाते थे, वो एक अपनी फैंटेसी दुनिया में चले जाते थे। और ये हर बार हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम कोई प्ले देख रहे हैं या फिर लेडी गागा का कोई जैज कॉन्सर्ट। और एक वक्त पर ऐसा लगता है कि यार बस करो ये नाच गाना। और आखिर में हमारे ये बीच जोकर कोई भी करता है, वो हार्ली क्विन को फाइनली कहता है कि आई कांट सिंग विद यू, स्टॉप सिंगिंग। लेकिन उस वक्त तक काफी देर हो जाती है, ऑडियंस भी बोर हो चुकी होती है और ये मूवी खत्म आने को होती है। दोस्तों, इस मूवी को 200 मिलियन यूएसडी में बनाया गया था। 200 मिलियन यूएसडी गाइस, लगभग 1600 करोड़ इंडियन रुपीस। जबकि पहली जोकर फिल्म बनी थी सिर्फ 70 मिलियन यूएसडी में, और उसने बिजनेस किया था लगभग 1 बिलियन यूएसडी का। तो पता नहीं इस मूवी में इतना पैसा कहाँ फूका गया है, क्योंकि पूरी की पूरी मूवी तो सिर्फ एक अर्बन के असाइलम यानी हॉस्पिटल में और दूसरी तरफ कोर्ट में ही सिमट जाती है। तो पूरा पैसा क्या सिर्फ लेडी गागा को दिया गया है? खैर, तो दोस्तों, ये थी जोकर फॉर योर की कहानी। टॉड फिलिप्स ने इस बार कुछ अलग अंदाज में जोकर और हार्ली क्विन के मैडनेस की कहानी हमारे सामने पेश करने की कोशिश की थ्रू अ म्यूजिकल ड्रामा। लेकिन जिस टाइप की मूवी उन्होंने पहले बनाई थी, या फिर जिस तरीके का जोकर का किरदार लोगों को देखने की आदत है, उस तरह की स्टोरी टेलिंग में ये म्यूजिक वाला तरीका डेफिनेटली फिट नहीं हो रहा था। ऊपर से लोगों ने जिस जोकर को डार्क नाइट में हार्वी डेंट जैसे कैरेक्टर को भी मैनिपुलेट करते हुए देखा है। पहली मूवी में जो जोकर अपने अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर से लोगों को बार बार चौंका देता है, उसी जोकर को हार्ली क्विन मैनिपुलेट करे, और उसमें भी बार बार चलने वाला फैंटेसी म्यूजिक। और यही पर ये मूवी मात खा जाती है दोस्तों। So these all things and expectations of audiences from this movie have ruined the experience and legacy of Joker, and this leads to the conclusion that इस मूवी का सीक्वल बनना ही नहीं चाहिए था। लेकिन दोस्तों, ये थी हम और आप जैसे ऑडियंसेस की इस मूवी से एक्सपेक्टेशन, जो कि डेफिनेटली गलत नहीं थी। लोगों को ही केओटिक मैनिपुलेटिव जोकर देखना पसंद है। लेकिन अगर टॉड फिलिप्स इस मूवी में जोकर की कहानी बताना ही नहीं चाह रहे हो, तो इस बार वो शायद आर्थर फ्लेक की कहानी बताना चाहते होंगे। दोस्तों, आर्थर की जोकर बनने की कहानी है क्या? आर्थर जोकर क्यों बना था? क्योंकि आर्थर की लोग इज्जत नहीं करते थे, सोसाइटी में लोग उसे इग्नोर करते थे, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, और इसीलिए आर्थर को बनना पड़ा जोकर, जो कि एक निहिलिस्टिक पर्सन होता है, जिसे समाज के नियम, कानून, मर्यादा, मोरालिटी, ह्यूमन वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं होता। और अब ऐसे एक कैरेक्टर ही लोग रिस्पेक्ट करने लगते हैं, और इसे वो कहता है जोकर। और अब ऐसे कैरेक्टर का, इस जोकर का इस समाज में एग्जिस्टेंस था। दोनों तरफ के लोग, चाहे वो बुरे हो या फिर अच्छे हो, ये दोनों भी लोग अब उसे चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकते थे। और यही थी आर्थर के जोकर बनने की कहानी, जो टॉड फिलिप्स ने
हमें ये पहले मूवी में ऑलरेडी बता दी थी और अब शायद हमें बताने की आर्थर की कहानी, आर्थर फ्लेक की कहानी, ना कि जोकर की कहानी। आर्थर भले ही सोसाइटी से तंग आके खुद के एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए, अटेंशन और रिस्पेक्ट पाने के लिए जोकर बना होगा, लेकिन असल में वो था तो वही आर्थर जिसे सोसाइटी ने हमेशा अकेला फील कराया था, बुली किया था, भगाया था। तो जब हार्ले क्विन उसे आर्कम के असाइलम में मिलती है और उसे कन्विंस कराती है कि वो खुद भी उसी के जैसी है, वो उसके प्यार में पड़ जाता है। उसे लगता है कि उसे समझने वाला उसे जैसा ही कोई इस दुनिया में भी है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ हार्ले क्विन को ऑब्सेशन होता है सिर्फ और सिर्फ जोकर की पर्सनैलिटी से। उसे आर्थर की पर्सनैलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं होता, जैसा हम सबको है। मूवी के एक सीन में जब हार्ली का और आर्थर का इसी असाइलम की एक सेल में एक रोमांटिक सीन चल रहा होता है, वहाँ पर जब आर्थर हार्ली से इंटीमेट होने की कोशिश करता है, उस वक्त भी हार्ली उसे रोकती है और उसके अंदर के जोकर की पर्सोना को बाहर लाने को कहती है और उसके लिए वो उसे जोकर जैसा मेकअप करवाती है। और जब वो जोकर बनता है, उसके बाद ही हार्ली जोकर के साथ इंटीमेट होती है। और डायरेक्टर टॉड फिलिप्स हमें यही दिखाने की कोशिश शायद कर रहे हैं कि हार्ली क्विन की तरह ही लोगों को अभी भी आर्थर से कुछ लेना देना नहीं है। लोगों को पसंद है सिर्फ जोकर, लोगों को देखना है सिर्फ जोकर का पर्सोना, और ऐसे ही मूवी में सब कुछ चलता रहता है। आर्थर हार्ली के लिए और ज्यादा सिंपैथाइज करने लगता है, लेकिन हार्ली को आर्थर से नहीं बल्कि जोकर से प्यार होता है, जोकर की पर्सोना से ऑब्सेशन होता है। और हार्ली जो कि एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी है, वो उसे मैनिपुलेट करती रहती है, वो उसे मेडिकेशन बंद करने को कहती है ताकि उसे आर्थर नहीं जोकर का पर्सोना दिखता रहे। लेकिन आर्थर को लगता है कि हार्ली उसी की जैसी है, जिसे सोसाइटी ने करा है, इग्नोर किया है, और वो आर्थर से प्यार करती है, उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और जब आर्थर को इस सोसाइटी ने हमेशा करा था, बुली किया था, उस सोसाइटी में अब उसे ऐसा कोई मिला था जो उसे समझ सकता था, प्यार कर सकता था, इसीलिए वो एग्जिस्ट करता था। और यही सोचकर शायद उसके अंदर का आर्थर फ्लेक जाग जाता है। आखिर में कोर्ट ट्रायल में आर्थर अपने पक्ष में क्लोजिंग स्टेटमेंट देता है। वो कहता है कि जोकर है ही नहीं, है तो बस आर्थर, और उसी ने ये सब कुछ किया है। और ये सुनकर हार्ली क्विन काफी डिसअपॉइंट हो जाती है और कोर्ट से बाहर चली जाती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, उसे ऑब्सेशन होता है सिर्फ जोकर की पर्सोना से, ना कि आर्थर फ्लेक से। और आखिर में जब कोर्ट हाउस से भागकर आर्थर हार्ली से मिलने जाता है, उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन उस वक्त हार्ली उसे ये कहकर रिजेक्ट कर देती है कि ऑल वी हैड वाज द फैंटेसी, जो कि अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि हार्ली को सिर्फ जोकर से ऑब्सेशन होता है और आर्थर ने तो कह दिया था कि जोकर है ही नहीं, है तो सिर्फ आर्थर फ्लेक। और अब इस रिजेक्शन से आर्थर शॉक में चला जाता है। उसे फिर से समझ आता है कि लोगों को आर्थर से कोई मतलब ही नहीं है और आर्थर लोगों के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। लोगों को सिर्फ देखना है आर्थर के अंदर का जोकर, ना कि आर्थर फ्लेक की ओरिजिनल पर्सनैलिटी। और जोकर का ये कैरेक्टर प्ले करते करते जोकर का शैडो बनकर वो अब तक चुका होता है एंड फाइनली ही सरेंडर्स। तो इन माय ओपिनियन टॉड फिलिप्स इस बार सिर्फ जोकर की कहानी बताना नहीं चाह रहे। ये कहानी जोकर से ज्यादा आर्थर फ्लेक के बारे में थी, लेकिन जिस तरह हार्ली क्विन को आर्थर की कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वैसे ही शायद ऑडियंसेस को भी इस कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को सिर्फ इंटरेस्ट था डिल्यूजनल और साइकोटिक जोकर से, और ऊपर से इसे इतना म्यूजिकल बना दिया कि ऐसा लगा कि ये कोई म्यूजिकल प्ले है या फिर लेडी गागा का जैज़ कॉन्सर्ट। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ये मूवी पहले जोकर की लेगेसी को रिक्रिएट नहीं कर पाएगी। ऑडियंस इस मूवी को उतना प्यार नहीं दे पाएगी जितना प्यार उन्होंने जोकर की पहली मूवी को दिया। तो दोस्तों, ये थी टॉड फिलिप्स के जोकर की या फिर आर्थर फ्लेक की कहानी, जो हम लोगों को एक्सपेक्ट नहीं थी या फिर हम उससे रिलेट नहीं कर पाए, और इस वजह से वो उतना प्यार नहीं कमा पाए। तो दोस्तों, वॉकिंग फिनिक्स के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के अलावा इस मूवी की एंडिंग भी मुझे काफी अच्छी लगी। इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग, क्योंकि ऐसा लगा कि एटलीस्ट लास्ट में वॉकिंग फिनिक्स ने पुराने वाले जोकर के ट्रेड को दिखाने की कोशिश की है। एंडिंग में आपको अरकाम के असाइलम में जोकर को आइडलाइज करने वाले एक कैदी को दिखाया गया है, जो जोकर को आखिर में मार देता है, क्योंकि जिस जोकर को आइडलाइज करता है वो अब रहा ही नहीं। और जोकर को मारते वक्त वो जोकर को उसी का एक डायलॉग भी बताता है, जो जोकर ने पिछले मूवी में टीवी होस्ट मरी फ्रैंकलिन को मारते वक्त कहा था, यू गेट व्हाट यू फकिंग डिजर्व। और जब जोकर तड़पते हुए मरता हुआ दिखाई देता है, तब उसके पीछे ब्लर सीन में वो कैदी जोकर के उसी आइकॉनिक लाफ को मिमिक करते हुए उसके चेहरे पर ब्लेड से एक स्माइल बनाते हुए नजर आता है।
वही आइकॉनिक ग्लासगो स्माइल, वही स्कार जिसके बारे में हेथ लेजर वाला जोकर सबको वाई सो सीरियस वाली अलग अलग कहानी बताता है, लेकिन इस स्कार की असली कहानी किसी को पता नहीं। और टॉड फिलिप्स ने शायद हेथ लेजर के इसी स्कार वाले ग्लासगो स्माइल की कहानी यहाँ पर लिंक करने की कोशिश की है, ऐसा लगता है। और इसी तरह द डार्क नाइट वाले जोकर का जन्म होता है शायद यही बताने की कोशिश उन्होंने यहाँ पर की गई है। इस सीन से वो शायद यही बताना चाहते हैं ऐसा होने लगा। So I'm not sure what he wants to convey by this scene, लेकिन that was really interesting to see, and it will make a subject of debate for fan theories for sure. And that's it for my end, guys. आपने अगर ये मूवी देखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी एक कमेंट में बताना मत भूलिए। आपको भी इस मूवी ने डिसअपॉइंट किया है या फिर you are from those who think it's an art जो हर कोई समझ नहीं सकता? प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।